बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के लास्ट कुछ टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं, रेजोनेंस है, डैम्पिंग है और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। बहुत हार्मनी के साथ, बहुत तसल्ली के साथ ये लेक्चर सुनना है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स मैं इसीलिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ कि ये सब कनेक्टेड हैं। तो इस सीक्वेंस में हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसके बाद यही बाकी टॉपिक्स रेजोनेंस, डैम्पिंग एंड शार्पनेस हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या बेसिक डिफरेंस है? फ्री ऑसिलेशंस में इन्वॉल्व है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या जिसे आइडियल फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। इस मोशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक मरतबा सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें। अब अंडर नेचुरल फोर्सेस वो जो ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, उसे हम नाम देंगे फ्री ऑसिलेशंस का। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम से परमानेंटली कनेक्टेड रहे और उसे बार बार फोर्स एक्सर्ट करें मूव करवाने के लिए, ऑसिलेट करवाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस को ड्रिवन हार्मोनिक मोशन भी कहा जा सकता है। इसी की एप्लीकेशंस में आते हैं रेजोनेंस, इसी की एप्लीकेशंस में है डैम्पिंग और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। What is free oscillation? The oscillation of a body or a system with its own natural frequency and under no external influence. किसी भी सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। सिंपल एक स्टोन को धागे से बांधें और उसे किसी जगह पर हैंग कर दें। अब उसको पकड़ के डिस्प्लेस करके छोड़ दें और दोबारा उसे इंटरेक्ट नहीं करना। अब वो स्टोन जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उस सर्टन लेंथ के साथ, जो धागे की आपने सेट की है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये सिंपल पेंडुलम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ मीन पोजीशन। फ्री ऑसिलेशन में अगर फ्रिक्शन ना हो तो एम्पलीट्यूड जो है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, यानी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो ये रही फ्री ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? An oscillation in which a force is continually or repeatedly applied to keep the oscillation going. जैसे एक फादर अपनी बेटी को यहाँ पर झूले दे रहा है, तो वो बार बार उसे ऑसिलेशन में रखने के लिए फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स वाइब्रेशन की हमें और नेचर में कहाँ एग्जांपल मिलती है स्टूडेंट्स? मोस्टली जितनी भी एग्जांपल्स नेचर में पाई जाती हैं वो एक्चुअल में हैं ही फोर्स्ड वाइब्रेशंस की। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, अब गाड़ी अगर स्टार्ट है तो गाड़ी की बॉडी वाइब्रेट करेगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। आप छत पे खड़े हैं, आप जोर से अपना पांव छत पे मारते हैं तो छत के फर्श में एक वाइब्रेशन सी फील होती है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है। यूं समझ लें कि आपके मुसलसल चलने से फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्रिएट होती। इसी तरह कभी आपने आटा पिसवाया होगा चक्की पर, तो उसकी जब मशीन चलती है तो उस फर्श में भी मुसलसल गड़गड़ाहट महसूस होती है, वो भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है। आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो ट्रेन के आने से फर्श में जो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ये भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके कानों के ईयर ड्रम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है। मेरा बोलना भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस का हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। अब इस सारी फोर्स्ड वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट से रेजोनेंस, डैम्पिंग और शार्पनेस तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए हम एक डिजाइन सेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ड्राइवर मोटर है जो ऑसिलेट कर सकती है, और ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो यहाँ पर सस्पेंडेड है। अब हम दो सिस्टम्स लेकर चलेंगे, एक वो जो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, ये ग्रे सिस्टम, और एक ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं फ्री ऑसिलेशंस। अब फ्री ऑसिलेशंस में देखें, मोटर की तरफ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मास स्प्रिंग सिस्टम अब नेचुरल फोर्सेस के वजह से मुसलसल ऑसिलेट कर रहा है। तो फ्री ऑसिलेशंस आर अंडर नेचुरल फोर्सेस, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी को हम सिस्टम की कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्री से अब चलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस की तरफ। अब अगर आप गौर करें तो ये ड्राइवर मोटर भी ऑसिलेट करना शुरू हो गई। अब इसके ऑसिलेट करने की भी एक फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनर मौजूद है। हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इस ड्राइवर लिवर को ऑसिलेट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे
कि एम्पलीट्यूड डिफरेंटली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, यानी इसकी मूवमेंट का मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट पे फर्क पड़ रहा है। तो इस ऑसिलेशन को हम नाम देंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन का। ये अंडर एक्सटर्नल फोर्स हुआ करती है और एम्पलीट्यूड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर सकता है। अब इसी फोर्स्ड ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे रेजोनेंस पर कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है स्टूडेंट्स? जब भी आप कोई रेडियो चैनल सुन रहे हैं, रेजोनेंस है। आप टेलीविजन देख रहे हैं, रेजोनेंस है। MRI स्कैन किया जाता है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है। लेजर प्रोड्यूस होती है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है। सेम इसी तरह जो ब्रिजेस पर आप मूव करते हैं या बिल्डिंग्स बनती हैं, ये जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स बनते हैं उनको रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली सेटअप किया जाता है। अब रेजोनेंस है क्या? ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ऐसा होने पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज करेगा और रेजोनेंस वो प्रोसेस है जहां एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है दो सिस्टम्स के दरमियान या मैक्सिमम ट्रांसफर होती है दो सिस्टम्स के दरमियान। ये रही इसकी एग्जांपल्स। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में रेडियो, टीवी, मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन है। एटॉमिक रेजोनेंस में लेजर जो स्टिमुलेटेड एमिशन इन्वॉल्व है। मैकेनिकल रेजोनेंस में स्प्रिंग और पेंडुलम की एग्जांपल्स हैं और झूले की मिसाल भी ली जा सकती है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसमें रेडियो वेव्स और प्रोटॉन्स ऑफ द ब्रेन जो है उनको आपस में रेजोनेट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले तो रेजोनेंस को समझने के लिए पहला की पॉइंट क्या याद रखना है कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। पहले ही कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि रेजोनेंस अकर एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाक़ होगी। रेजोनेंस जब होगी तो एम्पलीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता नजर आएगा। एम्पलीट्यूड जो है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया था वो शार्पली डिक्रीज करेगा अगर हमने ज़रा सा भी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जब सिस्टम रेजोनेंस पर था। और एट रेजोनेंस द एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ और आप ये देखेंगे कि जब हम कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। और जब हम आएंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। 1 हर्ट्ज के अलावा ये कैसे ऑसिलेट करता है और 1 हर्ट्ज पे ये कैसे ऑसिलेट करता है ये आपने ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुई 0.75 हर्ट्ज पर। अब ड्राइवर ऑसिलेट कर रहा है, मास स्प्रिंग सिस्टम भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन कोई हार्मनी सेट नहीं हो रही। हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके 0.88 हर्ट्ज पर ले आते हैं। अभी भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो हम सोच रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी मजीद इंक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली 1 हर्ट्ज पर ले आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वॉच कि दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई हैं और आप अब देख सकते हैं कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। अब यहां से जैसे ही स्लाइटली फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूंगा, लेट्स से लाइक दिस, आप देखें कि वही एम्पलीट्यूड जो भी बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग फॉर्म में था कैसे शार्पली डिक्रीज किया। तो ये पॉइंट इस चीज को कनेक्ट करता है। अब हम कंपेयर करते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशंस को। तो देखें फ्री ऑसिलेशंस में क्या है, एक सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है और ड्राइवर स्विच ऑफ है। दूसरी तरफ अगर हम रेजोनेंस पर सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो दो सिस्टम्स, एक एक्सटर्नल और एक नेचुरल, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जो एम्पलीट्यूड है वो मुसलसल इंक्रीज करता चला जाएगा। जबकि फ्री ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होगा, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। तो यहां तक आपने ऑब्जर्व किया रेजोनेंट और फ्री ऑसिलेशंस को। अब हम आते हैं डैम्पिंग पर। डैम्पिंग क्या चीज है स्टूडेंट्स? सबसे पहले इस डेफिनेशन से स्टार्ट करें। ऐसा प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड, जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में, उसे डैम्पिंग का नाम देते हैं। डैम्पिंग कब अकर होती है, कब वाक़ होती है? जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, नंबर 1। नंबर 2 के विद डैम्पिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली।
कि एक सिस्टम जो रेजोनेंस पर था और उसमें बहुत उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर चुका था, जैसे ही डैम्पिंग होगी उसका एम्पलीट्यूड शार्पली डिक्रीज कर जाएगा। अब देखें इसी वीडियो में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज, यानी ये सिस्टम अभी रेजोनेंस पर है। जैसे ही रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी को जरा सा चेंज किया जाएगा, एम्पलीट्यूड शार्पली डिक्रीज करेगा। और एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं डैम्पिंग का। तो वॉच कि यह है सिस्टम रेजोनेंस पर, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, लेकिन जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, नाउ वॉच कैसे एम्पलीट्यूड शार्पली डिक्रीज किया और चेंज हो गया। अब डिक्रीज करना एम्पलीट्यूड का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। तो इसी चीज को अब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि रेजोनेंट ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में आखिर क्या डिफरेंस है। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या था कि सिस्टम अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, बल्कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता चला जाएगा। और दूसरी तरफ डैम्पिंग स्टार्ट करें तो सिस्टम रेजोनेंस पर है और जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की, तो वॉच एंड ऑब्जर्व, देयर इज नो चेंज ऑन द एम्पलीट्यूड, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। और यहां पर एम्पलीट्यूड डिफरेंटली वेरी कर रहा है। तो ये है फर्क रेजोनेंट ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन का। और अगली स्लाइड में अब हम तीनों मोशंस को इकट्ठा देखते हैं। ये रहा फ्री ऑसिलेशंस, अ सिस्टम ऑसिलेटिंग अंडर नेचुरल फोर्सेस। ये रहा रेजोनेंट ऑसिलेशन, जिसमें एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ और एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड सिमिलरली डैम्पिंग, जहां सिस्टम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज की एम्पलीट्यूड शार्पली डिक्रीज कर गया, तो दैट फिनोमेना इज नेम्ड एज डैम्पिंग। तो अब इन तीनों प्रोसेसेस को हम कॉन्टिन्यूसली देखें तो फ्री ऑसिलेशंस, रेजोनेंट ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इनके ग्राफ्स का कंपैरिजन करें तो फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जिसमें एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करता चला जाता है एक्सपोनेंशियली। और सेम इसी तरह डैम्पिंग में जैसे ही सिस्टम में डैम्पिंग ऐड की जाती है, एम्पलीट्यूड शार्पली डिक्रीज करता है और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की कुछ एग्जांपल्स जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ये एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे आप 2 लकड़ी के पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक धागा हैंग कर दें और उस धागे के साथ कुछ आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैंग कर दें। जैसे ये जिस पेंडुलम पर हाथ है, इस पेंडुलम की लंबाई और इस पेंडुलम की लंबाई तकरीबन सेम है। इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम होंगी। और याद रखें कि एट रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। सो इन दोनों के दरमियान रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, वॉच इट एंड ऑब्जर्व कि जैसे इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ा जाएगा, इससे इस पूरी स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड या सबसे ज्यादा एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करती। तो ये सिस्टम है जिसमें रेजोनेंस एक्सप्लेन करने के लिए आप घर में भी इजीली सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली एक और सिस्टम है कि ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर कुछ रॉड्स एंड बीड्स लगे हुए हैं। अब 2 डिफरेंट रॉड्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, लेकिन क्या है कि दोनों की लंबाइयां, दोनों की लेंथ बराबर है। अब जब हम इक्वल लेंथ वाले रॉड्स को वाइब्रेट करेंगे, जैसे यहाँ पर इसको रिलीज किया जाए, देखें इसके वाइब्रेट करने से पूरा स्टैंड वाइब्रेट किया, मगर सबसे ज्यादा एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरली इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। तो एक ये भी एग्जांपल है रेजोनेंस की। फिर ब्रिजेस जो होते हैं, जो सस्पेंडेड ब्रिजेस होते हैं, जब आप उन पर चलते हैं तो उनमें भी वाइब्रेशंस क्रिएट होती। अगर आपके चलने का या आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का जो मेथड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो फिर ब्रिज कैसे वाइब्रेट करेगा। लेट्स वॉच कि 2 लोग जा रहे हैं ब्रिज पर और ब्रिज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर ये दोनों शख्स एक खास पीरियोडिक वे में ब्रिज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें लाइक दिस, तो देखें एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा।
इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक ब्रिज जो हिस्ट्री में कोलैप्स भी कर चुका है, यानी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और ठीक 8 माह बाद जो है ये रेजोनेंस की वजह से कोलैप्स कर गया। तो देखें कि हवा के चलने से इस ब्रिज में जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही थी वो कितनी खौफनाक किस्म की वाइब्रेशंस थी। सस्पेंडेड ब्रिज था और हवा ऐसे पीरियोडिकली चल रही थी कि हवा के चलने की फ्रीक्वेंसी और इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हुई और ब्रिज का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ और ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। सेम यही रेजोनेंस की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन्स में। वाई माइक्रोवेव्स? हर फूड में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज है। हम सेम इसी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स जो है वो अप्लाई करते हैं ओवन में। इस फ्रीक्वेंसी का वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज करता है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सो इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की माइक्रोवेव्स को यूज करके हम खाने को गर्म कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली जो FM रेडियो है उसमें भी रेजोनेंस का रोल है कि एक चैनल से FM, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका एब्रिविएशन है, 105 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही। अब 105 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी को हम रेडियो सेट पर भी ट्यून करते हैं। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम, और हम रेडियो ट्यूनिंग को यूज कर सकते हैं। अब लास्ट पे आते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है? इसको बुक में डिफाइन किया है कि अ हेवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। इस ग्राफ को गौर से समझें। लेफ्ट साइड पे y एक्सिस पर है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम और राइट साइड पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, कि जब सिस्टम बिल्कुल अनडैम्प्ड है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड बहुत शार्प है। जब सिस्टम में थोड़ी सी लाइट डैम्पिंग हमने ऐड की तो उस वक्त एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हुआ, और जब हमने सिस्टम को हैवीली डैम्प किया तो इवन एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड वाज नॉट इंक्रीजिंग वेरी शार्पली। इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं इस तरीके से कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये वाला जो भी मास स्प्रिंग सिस्टम हम यूज कर रहे थे, और ये डैम्पिंग फैक्टर है। अभी डैम्पिंग ना होने के बराबर है, 0.1 न्यूटन्स लेट से फ्रिक्शनल फोर्स है। अब सिस्टम है रेजोनेंस पर। मैं फिर वही चीज याद करवा रहा हूं कि 1 हर्ट्ज इस मास स्प्रिंग सिस्टम का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जब मैं इस सिस्टम को ऑन करूंगा ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। डैम्पिंग अभी क्या है? वेरी लाइट। तो देखें कि एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है। वॉच, ऑसिलेशन स्टार्ट हुई, एक्सटर्नल ड्राइवर ने इस मास स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड कि अगर डैम्पिंग बहुत कम होगी तो रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम क्या करेंगे कि लेट्स से सिस्टम पहले से रेजोनेंस पर है, एम्पलीट्यूड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। अब अगर हम जैसे ही डैम्पिंग ऐड करेंगे तो आपने देखना है कि एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस आएगा। तो वॉच इट कि सिस्टम है रेजोनेंस पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा। जैसे ही डैम्पिंग ऐड की, लेट्स ऑब्जर्व द सिस्टम इज स्टिल एट रेजोनेंस, बट अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो पहले से बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुका है। और थर्ड केस में जहां सिस्टम फिर रेजोनेंस पर है, तीनों केसेस में देखें मैंने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, सिस्टम को रखा ही रेजोनेंस पर है। चेंज क्या किया है? डैम्पिंग। तो अब देखें अगर डैम्पिंग में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, अभी तो जीरो डैम्पिंग की वजह से या कम डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, अब मैं डैम्पिंग मैक्सिमम कर देता हूं तो देखें सिस्टम इज स्टिल एट रेजोनेंस, बट हमारा जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो एक बहुत ग्रेटर एम्पलीट्यूड अटेन नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट्स, ये चीज हमें हर मैकेनिकल सिस्टम में चाहिए, क्योंकि हर चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वो कभी भी मैचअप हो सकती, तो हमें हर सिस्टम में डैम्पिंग फैक्टर्स ऐड करना जरूरी है। अब हम इसके पॉइंट्स को समराइज करते हैं। अ हेवीली डैम्प्ड सिस्टम विल हैव अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। द इफेक्ट इज सीन बाय यूजिंग अ पिच बॉल एंड लेड बॉल। ये बुक एग्जांपल है लेकिन मैंने आपको इसी स्प्रिंग एग्जांपल से सॉल्व कर दिया सब। Smaller the damping, greater will be the amplitude and more sharp will be the resonance. And similarly, sharpness is inversely related to the
डैम्पिंग फोर्स, यानी जितनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी कम होगी। तो आई एम होपफुल ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।